सो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम का एक्सरसाइज पोर्शन, क्वेश्चन आंसर पोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज्ड। तो कह रहा है कि क्या है डस्ट ऑफ स्नो और कैसे पोएट का चेंज, मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो पोएट का मूड सडन चेंज हो जाता है और कैसे चेंज हो जाता है मूड, वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स, जैसे भी आपके ऊपर जब डस्ट के जितने भी महीन कण होते हैं ना, उसी को बोलते हैं फाइन पार्टिकल्स या फ्लेक्स। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक ऑफ स्नो। द सडन शॉवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। जो सडन क्रो के शेक करने से जो सडन शावर का मतलब ये है कि उसके ऊपर गिरा, तो उसे एज अ शॉवर उसे यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि शावर की तरह उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स गिरे, जिसकी वजह से उसका मूड, पोएट का मूड चेंज हो गया। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पोएट पहले से सैड था, रीज़न गिवन नहीं है पोएम में, तो जस्ट प्लॉट है कि पोएट का मूड पहले से सैड था, वो बिकम हैप्पी, मतलब जैसे ही स्नो गिरा, स्नो उसके ऊपर गिरी, वह तुरंत खुश हो गया। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। उसे उस समय रिफ़्रेश सा फील हुआ, जैसे भी आपके ऊपर कभी आप भी स्नो से खेलते होगे तो जैसे आपको फील रिफ़्रेश होता है, वो भी रिफ़्रेश फील किया उसने, और उसने बाकी का जो बचा हुआ दिन था उसने एंजॉय किया। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। द फॉलोइंग क्वेश्चन मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है व्हाट आर द बर्ड्स आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। डू यू थिंक crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? तो कह रहा है कि नेचर को कैसे डिस्क्राइब किया है, कुछ फॉलोइंग क्वेश्चन है, उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे नेचर को फ्रॉस्ट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि बर्ड्स कैसे यूजुअली नेम लेते हैं पोएट्स अपनी पोएम में। और डू यू थिंक क्रो, मतलब क्या आप सोचते हो कि क्रो ऑफन यूज़ होता है पोएम में। अगर क्रो के इमेजेस क्या बनते हैं, अगर क्रो यूज़ भी होता है तो आपके दिमाग में क्या इमेजेस बनती है जब क्रो का आप पिक्चर अपने माइंड में लेकर आते हो। तो आंसर ये आप अपनी तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैंने एज ए एग्जांपल यहाँ पर कैसे दिया जा सकता है इसका आंसर पोएम के अकॉर्डिंग मैंने दिया है। तो फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। डिफरेंट मैनर इसलिए कि जिन चीज़ों को बाकी पोएट चूज़ करते हैं जो कि ब्यूटीफुल हो, गुड क्वालिटीज़ हो, वो इन्होंने नहीं चूज़ किया है। जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। तो ये है फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर ऑफ इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, बहुत डिफरेंट मैनर में चूज़ किया है इन द पोएम में जनरली पोएट टेक द वर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज़। तो जैसे पोएट जनरली जो होते हैं वो चूज़ ऐसे बर्ड्स करते हैं जो कि गुड क्वालिटीज़ हो या तो वो बहुत सुंदर दिखते हों, लाइक पिकॉक, पैरट, कुकू। एंड ट्रीज़ क्या होते हैं, ट्रीज़ कैसे चूज़ करते हैं, फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कि या तो अच्छे फूल आते हों जिसमें या फल लगते हों, ऐसे ट्रीज़ चूज़ करते हैं। बट हेयर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन टोटली डिफरेंट अप्रोच। बट फ्रॉस्ट ने, जो इस पोएम का पोएट है, उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच ली है। उन्होंने क्या किया है, ही चूज़ अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स। उन्होंने क्रो को चूज़ किया जो ऑफन यूज़ होता नहीं है पोएम्स में, क्योंकि पोएम इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया जाता है तो उसमें ऐसे ही गुड क्वालिटीज़ वाली चीज़ें ही ली जाती हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, नेचर का कोई भी पार्ट लेते हैं तो कुछ इस तरह से लेते हैं जिसमें कोई क्वालिटीज़ हो, जिससे हम अपनी पोएम को और अच्छे से पोर्ट्रे कर पाएँ। तो पोएम्स में इन्होंने क्रो को चूज़ किया है। क्रो इज़ ब्लैक इन कलर विद वेरी हार्श वॉइस। क्रो क्या है, कलर ब्लैक होता है, ये तो आप भी जानते हो, और वेरी हार्श वॉइस, उसकी आवाज़ जो होती है वो सुनने में कोई बहुत अच्छी नहीं लगती। एंड इज़ बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। और ये सिंबल होता है बैड ओमेन, मतलब जैसे कि कुछ बुरा घटित होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों के लोकल उसमें आपका मतलब पहले से ही माना जाता है कि ये चीज़ ऐसे बोल रही है तो ये बुरा हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट रही है तो वो ख़राब है। ऐसे ये क्रो भी एक सिंबल है बैड ओमेन का। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर्स इन आवर माइंड। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि क्रो को सोचकर मेरे दिमाग में डिप्रेसिंग और सॉरोफुल ही इमेजेस बनती हैं।
ये आप अपने हिसाब से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो आंसर, क्योंकि ये टोटली आप पर डिपेंड है कि आप क्या सोचते हो आफ्टर रीडिंग द पोएम। आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है नेचर को लेकर, या आपको कैसा लगता है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। एज एग्जांपल मैंने ये आंसर यहाँ पे गिवन किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री, व्हाई डजंट the poet write about more beautiful trees such as maple or an oak or a pine। तो ऑथर कह रहा है कि केवल हेमलॉक ट्री को ही क्यों चूज़ किया है पोएट ने, क्यों उन्होंने और भी जो ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं लाइक जिसमें कभी किसी में अच्छे फ्लावर्स होते हों या जिनकी बनावट अच्छी हो, और भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज़ हैं, वो क्यों नहीं चूज़ किए। तो सम ब्यूटीफुल ट्रीज़ के मैपल और ओक और पाइन का एग्जांपल दिया है, वो क्यों नहीं चूज़ किया। तो आंसर है यहाँ पर आपका, अ हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो हेमलॉक ट्री जैसे मैंने पहले बताया था एक पॉइजनस ट्री होता है और उसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स आते हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज़ एन ओक मैपल और पाइन ट्री। क्यों नहीं, उन्होंने नहीं चूज़ किया इन पेड़ों को, क्यों चूज़, उसकी जगह पर उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ही चूज़ अ हेमलॉक ट्री एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जितने भी आपके ब्यूटीफुल ट्रीज हैं वो सब कुछ छोड़ के उन्होंने हेमलॉक ट्री इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक्चुअली ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। जो उस टाइम उसका मूड है, जैसा कि पोएम में भी डिस्क्राइब किया गया है, पोएट दुखी है, अकॉर्डिंग टू हिज मूड एंड फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये हेमलॉक ट्री चूज़ किया है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, What do the crow and hemlock represent, joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock stand for? कि crow जो है और hemlock है वो क्या represent करता है, joy और sorrow? What does the dust of snow that crow shakes off a hemlock stand for? मतलब dust of snow जब crow shake किया तो क्या represent कर रहा है वो आपको बताना है, आंसर देना है। तो द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब पोएट का जैसा मानना है तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है वो सॉरो और डिप्रेशन ही रिप्रेजेंट करता है इनटू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, आपको यही रिप्रेजेंट करता है। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। लेकिन जो डस्ट ऑफ स्नो है, जब डस्ट के जो स्नो के जो पार्टिकल्स पड़ते हैं उसके ऑथर के ऊपर या पोएट के ऊपर, तो वो कह रहा है कि वो सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी का है। वो एक नेचुरल खुशी होती है, जब भी हम बर्फ से खेलते हैं तो हमें खुशी होती है ना, एनर्जी आती है एक नई तरह की। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू the sad and depressing moments, the poet is entering into the time full of joy and optimism। वो कह रहा है कि जब क्रो शेक्स करता है और हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं तो वो वहाँ से पास कर रहा होता है उस ट्री के पास से। तो वो ट्री ऐसा है जैसे कि मतलब वो ट्री के पास से पास कर रहा है, ट्री रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव उस मोमेंट्स को, तो वो नेगेटिव मोमेंट से पास कर रहा है और अब उसकी एंट्री होने वाली है सम ऑप्टिमिज्म टाइम में, और कुछ एंट्रिंग कर रहा है वो मतलब फुल ऑफ जॉय में। जैसे कि उसके ऊपर डस्ट गिरती है स्नो की तो वो एंटर कर रहा है, जैसे उसे खुशी होती है, इसी तरीके से बुरा टाइम चला गया और अच्छा टाइम आ गया। तो ये रिप्रेजेंट करने को, इसे कनेक्ट करने को उन्होंने हेमलॉक ट्री और क्रो को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। तो बच्चों आप इसका क्वेश्चन का आंसर ना आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग कभी आपको ऐसा डिप्रेस या फील हुआ हो, कोई ऐसा मोमेंट जब आपका सडन मूड चेंज हो गया हो कुछ देखकर, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हो। एज एग्जांपल मैंने कैसे देना है आंसर मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। मतलब कई बार होता है हम होपलेस और डिप्रेस फील करते हैं। Sometimes such moments were aroused by the other people behavior and attitude। कभी कभी हम किसी और के बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से ऐसा फील करते हैं। And sometimes due to my own conduct।
कभी कभी हमारा अपनी वजह से ही, अपने कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से भी मूड ऑफ हो जाता है। ऑन वन ओकेजन व्हेन आई वॉज वेरी अपसेट आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। एक बार जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था तो मैं ऐसे वॉक के लिए गई और देखा वाइल वॉकिंग इन द पार्क में वॉक करते समय आई सॉ अ गर्ल प्लेइंग विद दी पपी एम्ब्रेसिंग एंड फीडिंग हिम। तो जैसे एक लड़की को देखा, वो अपने पपी के साथ खेल लेती है, उसके साथ खेल रही है, उसे खिला विला रही है। दिस लिटिल जॉय दैट दे शेयर्ड चेंज माई मूड एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये जो मोमेंट है, आप जब कभी बच्चों के साथ खेलते हो या ऐसे ही पेट्स के साथ खेलते हो तो आपका मूड अगर ख़राब भी होता है तो सडन अच्छा हो जाता है। यही यहाँ पर डिस्क्राइब करने की मैंने कोशिश की है कि वैसे ही उसे देखकर मेरा भी मूड सडन चेंज हुआ और बाकी का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। आई ऑल्सो जॉइन द टू एंड प्लेड विद दैम। मैंने भी उन दोनों को ज्वाइन किया और उनके साथ खेला। स्टूडेंट, आज हमने डस्ट ऑफ स्नो पोएम कंप्लीट किया है विद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।